Good morning, all dear students. Continue discussion for chapter number second, फिटनेस से रिलेटेड जो है। तो हमारा कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस हैं, जिसमें कि स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन जैसी चीज़ें इसमें इंक्लूडिंग होती हैं। तो अब जब इस चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है आपके पास कि आपके पास स्ट्रेंथ क्या है। तो बेटा स्ट्रेंथ जो हमारी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रजिस्टर। हम कितनी ताकत से, अपनी स्ट्रेंथ पावर से किसी भी चीज़ को इन डिफरेंट इस गेम्स जिनमें रिक्वायरमेंट होती है हमारी स्ट्रेंथ की, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लगातार कह रहे हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनामिक स्ट्रेंथ है। तो जो हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ाए थे आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, इट इज़ ऑल्सो आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ। तो जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है वो एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजीशन। जैसे आप किसी भी एक पोजीशन पे जब इस चीज़ को होल्ड करे हुए हैं, आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसको होल्ड करे हुए हैं, तब आप इस चीज़ को जानते हैं कि हमें इसी पोजीशन में अपनी जैसे पावर को किस तरीके से सेफ रख के चलना है। सेकंड वन चीज़ आती है आपके पास कि स्टैटिक स्ट्रेंथ के बाद आती है आपके पास डायनामिक स्ट्रेंथ। तो डायनामिक स्ट्रेंथ वो कंडीशन होती है जिसमें कि आप अपनी आइसोटोनिक, जो कि रिलेटेड टू मूवमेंट है। आपने पहला वाला क्या है, जो आइसोमेट्रिक मूवमेंट है, वो टोटली आपकी इंडिविजुअल मूवमेंट के रूप में है। लेकिन यहाँ पर जो डायनामिक स्ट्रेंथ है, जिसमें आइसोटोनिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, वो रिलेटेड टू मूवमेंट है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसमें रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट इन द 3 स्टेप के बारे में बात करिए कि मिनिमम, मैक्सिमम आप कितनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, आप कितना फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप थ्रो कर रहे हैं, जैसे आपने जैवलिन थ्रो करा, डिस्कस थ्रो करा है, शॉर्ट पुट थ्रो करा, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस हाई स्पीड, कितनी ऊंचाई तक आप उसको स्पीडली गेन कर रहे हैं और उसके बाद उसकी होल्डिंग कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। आपने जैसे आप बॉलर को क्रिकेट में देखिए कि जब वो बॉल को थ्रो करता है, अगर यहाँ से बॉलर किसी भी बॉल को थ्रो कर रहा है तो वो एक मिनिमम हाइट को यूज करने के बाद उसको यहाँ पे बैट्समैन को यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके सामने एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का भी एक एग्जाम्पल है। लास्ट आपकी स्ट्रेंथ इंडोरेंस। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ इन इंडोरेंस, जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है वो रिलेटेड टू आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो ये सारा जो हम लोगों ने इसमें करा है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर द फटिग। जब बहुत ज़्यादा थक गए हैं तब भी हम उस कंडीशन को किस तरीके से नॉन स्टॉप करे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपका कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस में आता है स्पीड। तो इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट द फास्टर रेट। जैसे 100 मीटर स्प्रिंट की बात करी जाए, 100 मीटर स्प्रिंट की बात करते हैं, तो स्प्रिंट में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया है, आपको यहाँ से इसको रन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आके, तो जब आप यहाँ बॉक्स से उठते हैं तो आपकी तब की कंडीशन और आपके उसके बाद नॉन स्टॉप आपकी लास्ट तक में किस तरीके से आप एरोबिक एक्टिविटी विदाउट इनहेल ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन में इस चीज़ को स्पीडली गेन करते हैं। तो इट इज़ द एबिलिटी टू मूव एज फार एज पॉसिबल एंड स्पीड इज द बेसिकली डिपेंड ऑन द हेरिडिटी बट कैन बी इम्प्रूव द प्रॉपर ट्रेनिंग। हम सभी लोग जानते हैं कि 80% या 90% कहीं ना कहीं हेरिडिटिकली हमें इस तरीके की कंडीशन मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है स्पीड में, कि रिएक्शन टाइम आपका क्या है। जब आप किसी भी चीज़ को इमीडिएटली करते हैं तो आप कितना फास्ट रिएक्शन करते हैं आपकी बॉडी और आप फिर एक्सेलरेशन जो टाइम है, आपको किसी रेंज को कितना कम से कम टाइम में आप उसको अटेम्प्ट करते हैं। और स्पीड ऑफ मूवमेंट, जो क्विकनेस, आप जैसे कि आपको तुरंत यहाँ से
एक कॉल होती है, जैसे ही आप ब्लॉक पे बैठे होते हैं आपको एक कॉल होती है, आपकी बॉडी स्टार्टिंग में थोड़ी सी डाउनवर्ड कंडीशन में होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आप स्ट्रेट कंडीशन में एज फार एज फास्टर यहाँ पे दौड़ते चले जाते हैं, इस पाथ पे आप लगातार दौड़ते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पीड एक मेन फैक्टर ही आता है। फिर आपके पास आता है इंडोरेंस। इंडोरेंस क्या एबिलिटी बेटा? एबिलिटी टू सस्टेन आ कंटिन्यू एक्टिविटी। हम सभी लोग जानते हैं कि जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है वो क्या है? आपकी इंडोरेंस एबिलिटी है। जैसे कि आप फुटबॉल, जैसे टीम गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, हैंडबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, तो ये सब टीम गेम है और इन टीम गेम में इंडोरेंस एबिलिटी की सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडोरेंस एबिलिटी। फर्स्ट आर द आपकी क्या है? शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, और सेकंड होती है लॉन्ग टर्म एक्टिविटी। तो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी जो होती है वो एनारोबिक एक्टिविटी होती है, जिसमें कि आपको ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्टिविटी एरोबिक एक्टिविटी, जो रिदमिकल एक्टिविटी भी कही जाती है, वो होती है। तो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी को हम लोग कौन कौन से नाम से जान सकते हैं? जो 100 मीटर, देखिए सबसे बेटर है आपको याद रखना है शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? शॉर्ट मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, क्लियर हो गया। फिर सेकंड चीज़ आती है इसमें, कौन सा? एनारोबिक। एनारोबिक में आप क्या करेंगे? एनारोबिक के अंदर आपको क्या करना होगा? इस चीज़ को याद रखना होगा, ऑक्सीजन इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है। आप जब शॉर्ट टर्म इसको ऐसे याद रख के आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म में द components of the endurance are helpful for the performing activity for longer duration with fast speed. This is the endurance with the anaerobic type activity। और इसमें क्या होता है? जो इंटेंसिटी ऑफ द स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। सेकंड की अगर बात करी जाए, सेकंड आपकी क्या है? लॉन्ग टर्म एरोबिक या कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। तो लॉन्ग टर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी क्या होती है? जब प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रखनी है? प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पर भी, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? एरोबिक। जो आपकी जैसे पीटी होती है, आप डांस करते हैं, या आप कंटिन्यू कोई भी म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं या एरोबिक कर रहे हैं, तो ये सब एक्टिविटी क्या होती है? आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो एंडोरेंस इज हेल्पफुल व्हेन द एक्टिविटी इज डन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड द लॉन्ग टाइम एंड स्पीड इज स्लो। इसमें स्पीड कभी भी फास्ट नहीं होती। पहले वाले में हमने इसमें क्या करा था कि जो स्पीड है आपकी शॉर्ट टर्म वाले में, स्पीड क्या थी आपकी? फास्ट थी, एकदम दौड़ गए आप। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले में आपकी क्या है? स्पीड आप धीरे 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 बढ़ रहे हैं। तो आपके में दोनों में क्या अंतर है? ये आपकी एनारोबिक है और ये आपकी एरोबिक है। इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर करके चलते रहिएगा कि आपको कहीं पर भी इस चैप्टर को पढ़ने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। हम लोग सभी जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो बेटा आप लोग समझिए, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स टू मूव द मैक्सिमम रेंज। आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक जिम्नास्ट एक पैरेलल बार पे अपने आप को क्या करता है? पैरेलल बार पे अपने आप को मूवमेंट में रखा है, तो आपने देखा होगा कि वो अपने लेग्स को कितनी ही रेंज में बढ़ा सकता है। तो ये जो रेंज है वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है। अपने जॉइंट्स को कितनी ही ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप दूसरा आसन मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आप त्रिकोणासन करते हैं तो आपकी बॉडी की क्या कंडीशन रहती है कि आपकी टोटली आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रेंज को कवर करती है। तो अल्टरनेट टो टचिंग हो या सब हो, तो इसमें कहीं ना कहीं आप फ्लेक्सिबिलिटी को इस तरीके से, और फ्लेक्सिबिलिटी टू टाइप्स की होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, और पैसिव मतलब आप ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन से पहले आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पूरी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है। द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स मूव इन द मैक्सिमम रेंज द एक्सटर्नल हेल्प।
आप किसी न किसी हेल्प के साथ कर रहे हैं। लेकिन जब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी जाती है तो परफॉर्मिंग एक्सटर्नल हेल्प फॉर सेल्फ मूवमेंट अ पार्ट टू द मैक्सिमम। आपको क्या करना पड़ता है, खुद ही अपनी मैक्सिमम रेंज को एज ए कॉम्पिटिशन टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दो टाइप की है बेटा, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक। तो जो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि आप चक्रासन परफॉर्म करते हैं या अल्टरनेट टो टचिंग करते हैं या साइडवर्ड बेंडिंग वगैरह करते हैं, तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी एक पोजीशन पे आपको होल्ड करके रखती है। दूसरी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है, इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्मिंग वेल द मोशन एंड मूवमेंट। आप इसको कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं और अपनी पोजीशन को भी चेंज करते चले जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर होती है। एंड लास्ट वन आपके पास क्या आता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और एजिलिटी। तो हम लोग जानते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद द परफेक्शन एंड इफ़िशियंसी। आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से करते हैं, परफेक्टली करते हैं। और इफ़िशियंसी मतलब आपकी जो बॉडी का मूवमेंट है आप क्विकली चेंज करके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। आगे वाले को पता ही नहीं चले कि जब जिम्नास्ट को आपने देखा होगा कि वो कार्डविल करता है, तो कार्डविल में जो मूवमेंट है वो इतना फास्ट होता है और इतना परफेक्ट होता है कि हम उसको ये कहेंगे कि इसके अंदर बहुत ही एबिलिटी पावर है, एजिलिटी है। इसलिए किसी भी चीज़ को सडनली चेंज करके और अपनी बॉडी को ड्यूरिंग द एक्शन परफॉर्म करता है। और कॉम्बिनेशन किसका है इसमें कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ प्लस स्पीड प्लस इंडोरेंस है, आपके पास इंडोरेंस है, और उसके साथ ही आपका इसमें रिदमिकल एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन आपके पास लगातार बना रहता है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑलमोस्ट एवरी गेम एंड एक्यूरेसी ऑफ द एक्शन, रिदम, चेंज ऑफ द मूवमेंट, बैलेंस एंड सम अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू द योर एजिलिटी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, डिपेंडेंटली आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपको डिपेंड होंगे और आपका जो न्यूरोमस्कुलर है वो कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी एक बहुत बेटर एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप ये क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को मैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ आता है कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस जो आपका हार्ट और लॉन्ग इंडोरेंस एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के लिए है, तो फिटनेस के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है कि आप वर्किंग को उतना ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं जिससे कि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ पावर बढ़ सके, आपका मस्कुलर इंडोरेंस पावर बढ़ सके, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके और आपकी बॉडी कंपोजिशन है वो बेटरली यहाँ पे परफॉर्म कर सके। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक 5 मार्क्स क्वेश्चन को मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा है, तो इसको केयरफुली आप लोग खुद माइंड में सेटअप करिए और नोट डाउन करिए। आई होप इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।